फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी हॉल में हिंदी की क्लास में समास के साथ क्लास 13वीं क्लास चल रही है हमारी। चैप्टर है हमारा समास। ठीक है, अब समास क्या है, इसके भेद कितने हैं, क्या इसकी स्थिति है, क्या इसके उदाहरण हैं, वो सारी बातें आज हम पढ़ेंगे समास चैप्टर में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। समास। समास क्या, पहले तो समास को तोड़ के देख लेते हैं। इससे पहले हमने संधि चैप्टर किया था, अभी बताया नहीं है स्टूडेंट्स ने कि हाँ वीडियो कैसी लगी, क्या उसके क्वेश्चंस ठीक लगे नहीं लगे, भाई बताइएगा, हमें बताइए ना, पता तो चलना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। आज समास के बारे में बात करनी है। समास को पहले तोड़ लेते हैं, इसको विच्छेद करके देखते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है। देखिए, समास सम और आस तो तोड़ा गया जिस तरीके से हमने संधि को तोड़ा था, संधि विच्छेद किया था, सम धी। ठीक है, इसके बाद बात आती है सम आस समास। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह, परस्पर, ये वाली स्थिति आ जाती है आपस में। और आस का अर्थ होता है बिठाना, रखना, आस। तो समास यानी कि शब्दों को आपस में मिलाना। शब्दों की बात आ रही है यहाँ पर, वर्णों की बात नहीं आ रही। ये जो आपका आज से समास चैप्टर चला है, ये वर्ण विचार नहीं, ये शब्द विचार के अंतर्गत हम बात करेंगे। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत। तो शब्दों की शुरुआत की समास। समास को जब तोड़ा तो बना सम और आस समास का। ऐसा होता है ना, कभी कभी ये संधि समास का विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। समास की बात आई है, मतलब परस्पर शब्दों को मिलाना या रखना हम कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि घोड़ा गाड़ी, क्या कहा, घोड़ा गाड़ी की बात आती है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे। अभी तो तोड़ना ही कहेंगे कि घोड़ा गाड़ी, एक तरफ तो हमने पूरा लिख दिया और एक तरफ हम इसका विस्तार कर रहे हैं कि घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। क्या कहा, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। अब यहाँ पर क्या है कि हम मुख्य शब्द देख लेते हैं। जो मुख्य है, जिसको ज्यादा वरीयता देनी है, हम उसको अपने पास रखते हैं और बाकी जो है उसको लुप्त कर देते हैं, छुपा देते हैं। जैसे घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। अब ये तो बहुत लंबी बात हो गई, और उसको संक्षिप्त में देखिए, समास का सीधा सीधा अर्थ जो होता है वो होता है छोटा करना, छोटा रूप देना, या फिर हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना, लघु रूप देना। जो इतनी लंबी बात कह दी, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, इसे हम छोटे में भी कह सकते हैं, लघु रूप बना करके भी कह सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में भी कह सकते हैं। कैसे, इसमें से हम क्या करते हैं, मुख्य मुख्य शब्द उठा लेते हैं। अब मुख्य मुख्य शब्द क्या है, जैसे देखिए घोड़ा और दूसरा आ जाए गाड़ी, तो हम सीधा सीधा कहते हैं घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो इसमें हमने मुख्य शब्द उठा लिया, मुख्य शब्दों को हमने आपस में मिला के रख दिया। तो वो जो हमने संक्षिप्तीकरण किया, इतने बड़े वाक्य का जो हमने संक्षिप्तीकरण किया या छोटा रूप दिया, उसे हिंदी में समास कहते हैं। मतलब कि सम का मतलब आपस में मिला करके अच्छी तरह, और आस का मतलब होता है मिलाना, रखना, जोड़ना। तो दो शब्दों को जो आपस में मिलाने की क्रिया होती है, क्या, दो शब्दों को, वर्णों की बात नहीं आ रही है, शब्दों को, ये शब्द है, ये शब्द है, इन दोनों को आपस में मिला करके जो हमने रखा है, ये क्रिया, ये विधि क्या कहलाती है, समास कहलाती है। अब जब हमने इन दो शब्दों को उठा लिया तो इनका क्या होगा, भाई ये तो लुप्त हो गए, मतलब कि छुप गए। हमने सीधा सीधा कह दिया घोड़ा गाड़ी, या फिर हम कह दे बैल गाड़ी। तो ये हम समास किया हमने। अब समास में बात ये आती है कि ये जो हमने दो शब्द उठाए, इन्हें क्या कहा जाएगा, और जो बाकी शब्द बचे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, सवाल ये भी बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए मुख्य शब्द घोड़ा और गाड़ी, जो हमने तोड़ा था इसे, तो यहाँ पर घोड़ा और गाड़ी जो है वो मुख्य शब्द है, घोड़ा गाड़ी। और जो बाकी बचे हैं, खींचता है जिसको, तो ये कैसे शब्द कहलाते हैं, ये गौण शब्द कहलाते हैं। गौण का मतलब नगण्य वाली स्थिति, जिनकी एकदम से गिनती नहीं होती, जिनको ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती। इनको वरीयता दी गई, इन दोनों को हमने उठा लिया, घोड़ा और गाड़ी, बस ये हो गए, और ये हमने समास बना दिया घोड़ा गाड़ी। तो मुख्य शब्द इस पंक्ति में जो नजर आ रहे हैं, तो घोड़ा और गाड़ी, और जो बाकी है खींचता है जिसको, वो कैसे शब्द है, वो गौण शब्द कहलाते हैं।
अब आप समास भी कर लेंगे, समास विग्रह भी कर लेंगे, इसमें मुख्य शब्द क्या है, इसमें गौण शब्द क्या है, इसका भी पता होना चाहिए। अब देखिए समास में हमने क्या किया, समास में जो दो शब्द हैं वो पास पास लाए जाते हैं। दो शब्द की बात क्या कि मुख्य शब्दों को, आप समझ गए ना मुख्य शब्द कौन सा है और गौण कौन सा है। तो इनमें से जो मुख्य शब्द होते हैं उन्हें पास पास बैठाने की जो विधि होती है वह समास कहलाती है। मुख्य शब्दों को, गौण शब्दों को नहीं। अब इस वीडियो में क्या है, आप गौण भी समझ गए और मुख्य भी समझ गए। तो मुख्य शब्दों को पास पास बैठाने की जो विधि होती है, जो तरीका हम अपनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये तो हुई समास की डेफिनेशन। अब बात आती है कि गौण शब्द। अब गौण शब्द में हो सकता है हम किसी चिन्ह को, कारक चिन्ह को छुपा दें, हो सकता है हम किसी संयोजक शब्द को छुपा दें। तो गौण शब्द, वो गौण शब्द जब छुपा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी ज्यादा वरीयता, उसको हम ज्यादा वरीयता नहीं दे रहे, तो गौण शब्द में ही जाएंगे नगण्य में। तो गौण शब्दों में अब उसमें कारक चिन्ह भी हो सकते हैं, संयोजक पद भी हो सकते हैं। आदि का लोप करके समास युक्त या समस्त पद बनाए जाते हैं। समास युक्त पद भी कहा जा सकता है या फिर सामासिक पद भी कहा जाता है और समस्त पद भी कहा जाता है। किसी भी तरीके से आप कह दीजिए। जैसे हमने क्या किया, सब कुछ हटा करके कुछ इसमें लुप्त कर दिया। लुप्त करने का जो मुख्य था, एक तो हमने राम ले लिया और एक राज्य ले लिया, तो सीधा सीधा समस्त पद क्या बना, राम राज्य। दूसरा दाल रोटी। अब इसमें क्या छुपा है, इसमें विभक्ति छुपी हुई है का को हमने छुपा दिया। मैंने कहा था ना कि देखिए गौण शब्द इस वक्त तो गौण बन गया, नगण्य इसको इतनी वरीयता नहीं दी गई, छुपा दिया गया। अब ये कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह इसको छुपा दिया। इसमें क्या किया हमने, संयोजक पद को छुपा दिया। जैसे हम कहते हैं दाल और रोटी, तो अब ये छुपा है ना, जैसे राम का राज्य और दाल और रोटी, लेकिन हमने इन्हें छुपा दिया, गौण शब्दों को छुपा करके हमने सीधी सी बात लिख दी, राम राज्य दाल रोटी। भाई किसका राज्य, राम राज्य। राम राज्य ये मरते हैं, शिष्ट रहती है, दाल रोटी खाएंगे, मतलब एक साथ बोलते हैं। मुख्य शब्द जो है उन्हें हम एक साथ बोलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, समस्त पद या समास युक्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। घनश्याम, घनश्याम ये समस्त पद या सामासिक पद हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि बस एक ही नाम आपने रट रखा है, समास समास समास। अब जो ये शब्द बने हुए हैं इन्हें समास युक्त भी कहा जाता है, इन्हें समस्त पद भी कहा जाता है, इन्हें सामासिक पद भी कहा जाता है। आपको एक साथ कई नाम मिल रहे हैं। पेपर में किसी भी तरीके से, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है, ये भी आ सकता है समास युक्त शब्द बनाइए या फिर समस्त पद बनाइए या फिर सामासिक पद बनाइए, किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। अब बात आती है, ये तो मिलाने की बात कि आपस में हमने इन्हें मिला दिया, लेकिन जब तोड़ेंगे, अभी हम तोड़ने का प्रयोग कर रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो तब क्या, उसे क्या बोलेंगे, तो समास विग्रह। समास विग्रह या समास व्यास क्या होता है हिंदी की लैंग्वेज में। देखिए समस्त या समासयुक्त शब्द जो हमने मिलाए थे उन्हें अलग अलग करने की विधि, जब हम उन्हें अलग अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो विधि क्या कहलाएगी, समास व्यास या समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, समास विग्रह या फिर समास व्यास कहलाती है। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि दो आपस में निकटवर्ती जो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि को अलग अलग करने की जो विधि होती है वो संधि विच्छेद कहलाती है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम समास की, तो इसमें संधि से अंतर क्या है, संधि और समास में क्या अंतर है, यहाँ शब्दों को, जो मुख्य शब्द हैं उनके मेल से क्या होता है, समास युक्त शब्द बनाए जाते हैं, और समास को जो अलग करने की विधि होती है वो समास विग्रह कहलाती है। ये आपसे थियोरिकली पूछे जाते हैं सवाल, ये आएंगे कैसे सवाल, बहुत सोचेंगे तो सवाल कैसे बनता है, तो सवाल ये बनता है कि जो समास युक्त शब्द है उन्हें अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है, या अन्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समास विग्रह या समास व्यास भी इसे कहा जाता है, अलग अलग करना। अब अलग कैसे, हमने दाल रोटी एक साथ पढ़ा, लेकिन अब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसको अलग करेंगे इन शब्दों को, तो हम क्या कर देंगे, दाल और रोटी, ये अलग, और बीच में आ गया ये संयोजक।
तो दाल रोटी मतलब दाल और रोटी। तो ये जो कंडीशन हमने करी है दाल और रोटी, जैसे आप बीती, ये तो है समस्त पद, लेकिन हमने कह दिया अपने पर बीती या फिर आप पर बीती, खुद पर बीती कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति पर का प्रयोग हमने कर दिया कारक चिन्ह का। तो हमने शब्दों को तोड़ दिया। तो शब्दों को जो तोड़ने की विधि होती है, शब्दों को अलग अलग करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? समास विग्रह। तो ये दोनों आपके समास विग्रह के उदाहरण हैं कि समास विग्रह होता कैसे है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो समास क्या मिलाने की प्रक्रिया और जो समास विग्रह है वो तोड़ने की यानी कि अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि क्या बात कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा वो तो ठीक है लेकिन कुछ नया भी पढ़ना चाहिए। जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है, जिन दो मुख्य शब्द, अभी मुख्य और गौण शब्द पढ़े थे, जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन्हें खंड या अवयव भी कहते हैं। उन्हें खंड या अवयव भी कहते हैं। जैसे कि नील कमल, इन्हें क्या कहा जाएगा भाई? है नील कमल। तो नील मुख्य है और कमल मुख्य है, इन दोनों पदों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है या फिर अवयव भी कहा जा सकता है। अब नील कमल को जब तोड़ा गया, इसका विग्रह किया गया, तो बात सामने आई नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिन्हें हमने मुख्य बना दिया और कुछ ऐसे हैं जो अलग से। तो जिस खंड पर या जिस अवयव पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे प्रधान खंड कहते हैं। मुख्य कह दीजिए, प्रमुख कह दीजिए, प्रधान कह दीजिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, आप उससे समझ सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। तो जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल, अर्थ का मुख्य प्रभाव पड़े, बल पड़े, उसे प्रधान खंड कहते हैं। और जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। अभी आपने शब्द पढ़े थे लेकिन हमने कहा कि शब्द को यहाँ पर खंड भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं। यह समास के अंतर्गत बात आती है। जिसका अर्थ पर प्रभाव पड़ता है वो प्रधान खंड, या आप इसे मुख्य खंड भी कह दीजिए। मुख्य शब्द, मुख्य खंड, प्रधान खंड, जो आपको ठीक लगे। गौण खंड जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कि अगर वो नहीं भी लिखे गए तो भी काम चल जाएगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए नीला है जो कमल, तो ये जो स्थिति है जो की, ये यहाँ पर गौण खंड है, और नीला और जो कमल है ये यहाँ पर प्रधान खंड है। अब आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि पद की बात आई है, पद को वरीयता दी गई है कि पहला पद है, दूसरा पद। तो पदों के आधार पर, इस आधार पर समास के 4 प्रकार है। वैसे आपने पढ़े होंगे समास के मुख्यतः कितने भेद? लगभग 6 भेद। समास के कितने भेद हैं? मुख्यतः 6 भेद हैं। लेकिन जब पद की बात आ जाए कि हम पहले पद को वरीयता दें या दूसरे पद को वरीयता दें या दोनों ही पद की बात आ जाए, दोनों में से कोई नहीं हो, तब कैसे समास की बात आएगी? तो समास उस तरह से फिर 4 प्रकार के हो जाते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए, अव्ययी भाव समास पहला जो आता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब इसमें एक बात और क्या ध्यान रखनी है, देखिए बहुव्रीहि, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुव्रीहि कैसे लिखा हुआ है? अक्सर क्या होता है, ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है कि बहुव्रीहि कैसे लिखा जाएगा। बहुत से ये गलतियां कर जाते हैं। बहुव्रीहि, ये 4 ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेंगे। बहुव्रीहि, कहीं पर वे का पेट चिरा हुआ, कहीं पर नहीं चिरा हुआ, ये वाली स्थिति रहेगी बहुव्रीहि। मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से आपको सही बताना है कि सही कौन सा होगा। कहीं कहीं पर ये मात्रा इधर लगी हुई होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। बहुव्रीहि, बैक का पेट चिरा हुआ है, हु, वैप, री, व्री और है पे छोटी की मात्रा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देखिए हमने बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, रटत की आदत बना रखी है कि रट लिया, हर चीज को रट रहे नहीं। आपको जो ये समास पढ़ना है ना, इनका अर्थ पता होना चाहिए बस। फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप उसको आराम से हल कर देंगे। जैसे अव्ययी भाव आया है, अव्ययी भाव में पहले हम पद को जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि इसमें पूर्व खंड प्रधान होता है। जो पहला पद होता है, लगभग 2 ही पद होते हैं, जैसे नील कमल है, या फिर इससे पहले हमने देखे थे दाल रोटी,
या फिर घनश्याम, बस दो ही शब्द होते हैं इनमें, या तो पहला पद या फिर उत्तर पद, पहले का पद या बाद का पद। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पद होते हैं उनमें से पूर्व खंड प्रधान होता है, पूर्व खंड की प्रधानता होती है, बाद में तो चाहे कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर खंड प्रधान होता है, उत्तर यानी कि बाद का खंड प्रधान होता है, पहले में हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास की स्थिति क्या होती है कि आपस में द्वंद्व लड़ाई हो जाती है, आप किसी एक पद को प्रधान नहीं मान सकते, इसमें दोनों ही पद को प्रधान मानना होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर एक पद को प्रधान मानेंगे तो लड़ाई झगड़े की जड़, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आपको नहीं करनी है। जब दोनों ही पदों की प्रधानता हो जाए तो वहां पर द्वंद्व, क्योंकि आपस में लड़ाई ना हो, इस वजह से द्वंद्व की बात आई है। द्वंद्वी रहते हैं प्रतिद्वंदी एक दूसरे के, भाई पहला पद भी प्रधान है तो दूसरा पद भी प्रधान है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का सीधा सीधा जो हम अर्थ कहेंगे वो होता है विशेष। बहुव्रीहि का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, विशेष, जो विशेष की तरफ, ना तो पहला पद प्रधान इतना, ना ही दूसरा पद इतना प्रधान, लेकिन जब तीसरा अर्थ निकलता है उसका वो विशेष होता है, इतिहास प्रचलित होता है, इतिहास प्रसिद्ध होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। पारंपरिक होता है, पारंपरिक कहा जा सकता है, रूढ़ कहा जा सकता है, मतलब बहुव्रीहि की बात आ रही है, मतलब विशेष की तरफ जाएगा। तो एक पदों के आधार पर हमने देखा, अगर पहला पद प्रधान हुआ तो फिर कौन सा समास बताएंगे, पूर्व पद प्रधान में अव्ययी भाव समास। अगर बाद का पद प्रधान हुआ, उत्तर पद प्रधान हुआ तो कौन सा समास बताएंगे, तो फिर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, जैसा पुरुष होगा वैसी स्थिति आ जाएगी, वो आपको एक एक करके बताई जाएगी। और जब दोनों ही पद प्रधान आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कौन सा समास होगा, द्वंद्व, द्वंद्वता रहती है ना, दोनों ही पद प्रधान बताने हैं। और जहां पर दोनों में से कोई प्रधान ना हो, कोई तीसरा अर्थ जब जा रहा है इसका, जब इसका तीसरा अर्थ निकालेंगे तो वो तीसरा विशेष होता है, प्रधानता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। अव्ययी भाव में पूर्व खंड प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर खंड प्रधान, द्वंद्व में दोनों खंड प्रधान, और बहुव्रीहि में है दोनों खंड प्रधान नहीं होते हैं। आगे समझते हैं। आगे बात आई है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर सिर्फ समास तो हम समझ गए कि आपस में मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहाँ शब्द आया है अव्ययी। अब अव्ययी का मतलब क्या होता है, ऐसा भाव। अव्ययी भाव का मतलब ऐसा भाव जो अव्यय रहे। व्यय का मतलब होना है, व्यय का मतलब कम होना, खर्च होना, ऐसा कहा जा सकता है, घटना। लेकिन अ लग गया है, उपसर्ग। आ का मतलब होता है नहीं, जो कम ना हो, जो घटे ना, जो खर्च ना हो, वो अव्यय कहलाता, अव्यय कहलाता। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, समास तो बनेगा लेकिन कैसा समास, अव्ययी भाव समास। दूसरी पहचान बताई गई थी कि इसका पहला पद प्रधान होता है। देखिए, अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय हो जाना, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो कम ना हो, क्योंकि अ लग गया ना। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद जो होता है, पहली बात तो कि वो प्रधान होता है, दूसरी बात वो परिवर्तित नहीं होता है। दूसरे पद में आप उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप ये इतनी सारी बातें समझेंगे कैसे, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझिएगा। अब जो अव्ययी भाव समास है वो भी तीन तरह से बनता है। उर्दू के शब्दों को लेकर के बनता है, हिंदी के शब्दों को लेकर के बनता है, संस्कृत के शब्दों को लेकर के बनता है। तो थोड़ा थोड़ा सबके देख लेते हैं। संस्कृत के शब्दों से कैसे बनेगा, देखिए यथा, ये यथा है। यथा शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। अब जितनी जल्दी हो सके इतना लंबा कौन बोलेगा, सीधा सीधा बोल देता है यथा शीघ्र। उसने यह काम यथा शीघ्र किया। ठीक है, तो यथा, यथा क्रम, यथा क्रमानुसार, यथानुसार, यथा शीघ्र। तो आप पूर्व पद तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो बाद का पद है उसमें चेंजिंग हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो पहला पद प्रधान होता है और साथ साथ ये अव्यय भी होता है, जो कम नहीं होता, घटता नहीं है। इसके बाद आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए। दूसरा आया है निसंकोच। तो निसंकोच में आप नी ऐसे ही रहने दीजिए, संकोच की जगह आप कुछ और शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे निसहाय, निष्कर्म, इस तरह से। तो निह और संकोच, निह ऐसे ही रहेगा और संकोच में आप चेंजिंग कर सकते हो। तो पूर्व पद प्रधान है और साथ साथ क्या है, ये अव्यय है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे निह कपट और स्थिति आ जाती है इस तरह से। अब बात आती है सपरिवार। तो ये जो स है और परिवार,
परिवार के बाद आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, परिवार हटा करके कोई और शब्द लिख दिया, लेकिन सा ऐसे ही रहेगा। एक तरह से ये उपसर्ग भी होते हैं, एक तरह से ये उपसर्ग भी होते हैं, इन्हें शब्दांश भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पूर्व पद प्रधान भी हो गए, हम अव्ययी भाव समास की बात कर रहे हैं, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यय नहीं होते। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन इनमें चेंजिंग नहीं होगी। यथा का यथी यथो आप कुछ नहीं कर सकते, निह का भी आप कुछ नहीं कर सकते, स का भी आप स सु वाली स्थिति भी नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अव्यय रहते हैं। अगला समझते हैं हिंदी से, दिनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। धड़ाधड़, अब आप दिनों दिनों नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दिनों दिना नहीं कर सकते, सिर्फ जैसा है वैसे रहेगा, अव्यय है ये व्यय नहीं होगा, कम नहीं होगा। दिनों दिन, धड़ाधड़, बीचों बीच, ये भी अव्ययी भाव समास है। बीचों बीच, बीचों बीचों नहीं कर सकते हैं, बीचों बीच ही नहीं कर रहे, ऐसा मतलब कुछ चेंज हो ही नहीं पा रहा है इसमें, ठीक है। अव्यय है ये अव्ययी भाव समास। एक बारगी, बात है, अब प्रयोग में ले आते हैं ऐसा, ठीक है। पहले पहल, पहले पहल तो कुछ नहीं बोला, बाद में बहुत कुछ बोला, हम प्रयोग में लाते हैं तो तब वहां पर हम कौन से समास का प्रयोग करते हैं? अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, उर्दू से कैसे बनते हैं। उर्दू का देख लीजिए, बे, हालांकि उपसर्ग में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं बेशक, बेवजह, बेरहम, कुछ भी, मतलब रहम का प्रयोग, रहम चेंज हो गया, शक चेंज हो गया, सब कुछ, लेकिन ये बे ऐसे का ऐसे ही है। तो जैसा कि हमने कहा था, अव्यय का मतलब होता है अव्यय हो जाना, इसका पूर्व पद अव्यय रहेगा, कम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। दरअसल, दरख्वास्त, दरकिनार, तो दर ऐसा ही रहना है, किनार कर दो, असल कर दो, जो करना है सो कर दो, ठीक है। हर रोज, हर साल कह सकते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ चेंजिंग हो सकती है, रोज की जगह साल हो सकता है, दिन हो सकता है, हर दिन, हर पल, हर रोज, हर वक्त, लेकिन हर चेंज नहीं होगा। यही तो अव्ययी भाव की पहचान है। अव्ययी भाव समास की आप आराम से पहचान कर लेंगे इसकी बखूबी। खूबी को चेंज कर सकते हैं लेकिन ब को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आप आराम से पहचान कर लेंगे, जिसका व्यय ना हो, जो कम ना हो, जो वैसा का वैसा ही रहे, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला जो मेन जो विस्तार लिए हुए अपना, वो है तत्पुरुष समास। तत् का अर्थ होता है उसका पुरुष, जैसा है वैसा ही हो जाना। तत्पुरुष जो है कई रूप में आता है, अब इसके भेद भी आते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास में हमने कहा हवन सामग्री, तो यहाँ इसका समास विग्रह क्या होगा? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब सामग्री तो किसी और चीज के लिए भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि सामग्री हमेशा हवन के लिए ही होती है, नहीं। घर के लिए सामग्री ले आओ, ये भी हम कह सकते हैं। तो पहला पद इतना प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। हवन सामग्री में हमने विग्रह किया हवन के लिए सामग्री। अब बात आती है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। हालांकि जैसा हमने समास के भेद बताए, तो समास के भेद मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन 6 में भी वो ऐसा कौन सा समास है जो सबसे ज्यादा भेद लिए हुए है? तो यहाँ बात आती है तत्पुरुष समास, जो प्रयोग में लाए जाते हैं सबसे ज्यादा। हिंदी की बात आ रही है, लेकिन अगर संस्कृत में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा है, 6 से भी ज्यादा बात आ जाती है, अन्य में बात आती है। लेकिन यहाँ हम हिंदी में बात करें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद। तत्काल समझ गया, उसका पुरुष, जैसा शब्द मिलेगा वैसा ही। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद में आता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनके अपने चिन्ह होंगे, अपने शब्द होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इससे मतलब तत्पुरुष समझ गए ना, जैसा पुरुष आएगा, जैसी स्थिति आएगी, उसी के साथ वैसे जाएंगे। समझना है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनको समझाते हैं आपको। देखिए, यहां से समझिए, एक तरफ समास हमने कहा था 6, वो 6 यहाँ पर है। इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनसे शब्द कैसे बनते हैं, समस्त शब्द, हम उसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है।
समास में हमने पहली बात की थी कर्म। देखिए यहाँ पर कर्म को प्रधानता मिलती है, वो तत्पुरुष जहां पर क्या होता है, कर्म की प्रधानता रहती है, करने वाला हमें मिल जाए, करने वाला जहां पर होगा वहां कर्म तत्पुरुष समास। इसकी पहचान, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। जब करने वाला होगा तो को का प्रयोग तो होगा ही। अब इससे समस्त पद कैसा बनते हैं, जैसे हमने कहा मुंह तोड़, तो क्या विग्रह होगा, मुंह को तोड़ने वाला। सुखप्रद, इसका विग्रह क्या होगा, सुख को प्रदान करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला। अब इतना सारा हमने लिखने के बजाय हमने समास लिख दिया सुखप्रद, सुख प्रदान करने वाला। मुंह तोड़, मुंह तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर को हमने छुपा दिया और बना दिया कौन सा तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास बना दिया। अगला देखें करण। करण का मतलब यहाँ पे होता है साधन से, साधन कह दें, माध्यम कह दें, करण, करण की स्थिति, साधन, क्या साधन प्रयोग में लाया गया, किस माध्यम से ऐसा हुआ, वो स्थिति यहाँ पे आ जाती है, तो करण तत्पुरुष समास बन जाता है। इसके चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह से या के द्वारा, या तो आप किसी के माध्यम से ऐसा करेंगे या किसी साधन के द्वारा आप ऐसा करेंगे। तो माध्यम और साधन किसके अंतर्गत आते हैं, करण तत्पुरुष। जैसे हमने कहा आंखों देखा, ये जो हाल सुना मैंने आंखों देखा, आंखों मतलब देखा तुमने, ठीक है, घटना घटी, देखने की क्रिया हुई, देखने की क्रिया हुई, लेकिन हुई किससे, क्या माध्यम था, क्या साधन था आपके पास, क्या करण था, करण तत्पुरुष बनाना ना। तो आंखों देखा, जो देखा है वो कैसा देखा, आंखों से देखा। तुलसीकृत, रामचरितमानस जो है वो तुलसीकृत है। अब किसके द्वारा कृत है, किसके द्वारा रचित है, जी तुलसीकृत, तुलसी जी के द्वारा रचित है। वरना अगर तुलसी जी नहीं होते, कोई माध्यम साधन नहीं होता, तो रामचरितमानस भी नहीं होती। वही वाली बात आ जाती है कि उत्तर पद प्रधान है तो किस वजह से है, ठीक है ना। तो करण तत्पुरुष समास में माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ती है। साधन के लिए के द्वारा और माध्यम से। आपने काम किया, लेकिन कैसे, जैसे देखा, कैसे देखा, आंखों से। तुलसीकृत, इसके द्वारा कृत है, रामचरितमानस किसके द्वारा कृत है, तो तुलसीकृत, कोई ना कोई माध्यम है, कोई ना कोई साधन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह है करण तत्पुरुष समास। अगला आता है संप्रदान। संप्रदान होता है के लिए, इसका सीधा सीधा जो कारक चिन्ह बनता है वो है के लिए। कोई कार्य होना है, कुछ देना है, लेना है, उसके किसी न किसी के लिए तो होगा। हवन कुंड, हवन करना है, हवन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ गई, कुंड की। तो कुंड किसके लिए है, हवन के लिए कुंड। तो कुंड को वरीयता देंगे, हवन तो होगा लेकिन इस किसके माध्यम से होगा, कुंड के माध्यम से होगा, ठीक है। के लिए, हवन के लिए, हवन के लिए क्या किया जा रहा है, कुंड तैयार करना है। भूत बलि, जो बलि दी जाएगी क्यों, किसके लिए, भूतों के लिए, भूतों के लिए बलि क्या कहलाया जाएगा, भूत बलि। हवन के लिए कुंड, हवन कुंड। तो देखिए क्या आ रहा है, लेकिन हमने इसे यहाँ पर छुपा दिया, छुपा करके हमने समस्त पद तैयार कर दिया, सामासिक पद बना दिया। अगला आता है अपादान। देखिए अपादान, संप्रदान देना, अपा का मतलब होता है अलग कर देना। जहां पर आपको अलग वाली स्थिति दिखे, कोई भी आपको समस्त पद मिला और वहां पर अगर अलग हो रहा है, अलगाव दिखाई दे रहा है किसी चीज से, तो वहां अपादान तत्पुरुष समास कर दीजिएगा। इसका सीधा सीधा सिंबल है से। अब से यहां भी आया और से यहां भी आया, लेकिन फर्क है। एक बात तो हम कह रहे हैं कि जहां पर हमें माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ रही है, और एक बात हम कह रहे हैं जहां पर वो बिल्कुल अलग हो रहा है। एक तत्पुरुष में हम चीज को ले रहे हैं और एक तत्पुरुष में हम चीज को बिल्कुल अलग कर रहे हैं। भाई फर्क है, पूरा दिन रात का फर्क है इसमें, ठीक है। तो से अगर आ जाए करण तत्पुरुष का, तो उसका माध्यम या साधन होगा जिसको हम प्रयोग में लाएंगे। लेकिन अपादान तत्पुरुष अगर होता है तो अपादान में क्या होता है, से अलगाव वाली स्थिति, अलगपन, अलग हो जाने वाली स्थिति आ जाएगी। एग्जाम्पल तो समझते हैं, देश निकाला। अब यहाँ पे कोई साधन है, माध्यम है जो हम इससे को करेंगे, नहीं करेंगे ना। देश निकाला, देश से निकाला, अलग हो गया ना, देश से
निकाला अलग हो गया तो से यहाँ पर आ जाएगा, से को हमने यहाँ पर छुपा दिया है। देश निकाला, देश से निकाला अलग हो गया तो अपदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो गया है, मुक्त हो गया, अलग हो गया। अभी तक तो ऋण दे रहा था, कर्ज दे रहा था, लेकिन अब ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर भी अपदान कारक है। अब ऋण मुक्त में आप ये तो कहेंगे नहीं कि भाई ये अपकरण तत्पुरुष से क्या माध्यम नहीं समझ में आ रहा, साधन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सीधी दो बातों में बात आ गई। अगर ये वाला से है करण वाला तो माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये वाला अपदान वाला से है तो इसका मतलब है अलग, अलगाव होगा इसमें। देश से निकाला अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। अब बात आती है संबंध। संबंध जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संबंध तत्पुरुष की पहचान का, की, के, रानी, रे भी इसमें आ सकता है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, इसमें किस चीज का लोप हुआ है, तो राष्ट्र का पति है ना, पति का मतलब यहाँ पर स्वामी भी होता है, ईश भी हम कह सकते हैं। तो राष्ट्र पति वाली बात यहाँ पर आई है। कहाँ का पति, राष्ट्र का पति। संबंध बताया जा रहा है, कहाँ का पति है, कहाँ का स्वामी है, अपने राष्ट्र का पति है। गंगा जल, जल तो है, ठीक है, लेकिन किसका जल है, क्या संबंध है, किससे संबंध बताया जा रहा है, गंगा से, गंगा का जल। तो का हटा दिया और हमने समासिक पद बना दिया गंगा जल। अगला है अधिकरण। अधिकरण में अधिकार वाली स्थिति होती है, जहां पर स्थिति दिखाई जाए, स्थान दिखाया जाए, अधिकरण का मतलब, ठीक है। अधिकरण अधिकार वाली स्थिति हम कह सकते हैं, या फिर जहां पर स्थान की बात आ जाए, कोई स्थान ले लिया जाए, स्थान से जुड़ी हुई बात, वो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत जाती है। जैसे हम कहते हैं सिंहासन, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में या फिर पर। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं सिंहासनारूढ़, तो सिंहासन पर आरूढ़, गद्दी पर बैठना वाली स्थिति जो आ जाती है, तो किस पर बैठे हैं या किस पर आरूढ़ हुए हैं, सिंहासन पर। तो पर की स्थिति आ गई, सिंहासन पर आरूढ़, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास किया, वन में वास, तो में हटा दिया और सीधा सीधा हमने कर दिया वनवास, तो ये क्या हुए, मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है समास, ठीक है। तो कारक ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद की चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। ये एग्जाम्पल थे इनके कि कैसे समझना है इनको। विग्रह, जिसका समास विग्रह अच्छा होगा वो आराम से समास की पहचान बता देगा कि हमारा कौन सा समास है। और रट्टा मत लगाइएगा प्लीज, आपको क्या करना है, इसे समझना है, इन शब्दों को समझिए बस। ऑप्शन में भी यही शब्द आते हैं, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं आती, इसलिए आपको थ्योरी ना देते हुए सीधा सीधा समझाया गया है। इसका अर्थ जान लीजिए, इनके चिन्ह ध्यान रखिए और इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं समास को नए तरीके से, ठीक है। जो भी इसमें कुछ अलग से होगा वो भी एडिटिंग की जाएगी, आपको सारी ही बातें देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।